हेलो। और इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम ज्योमेट्री के एकदम बेसिक लेकिन सबसे ज़रूरी हिस्से की बात करेंगे। हमारा चैप्टर है एंगल्स। इसे आप किसी भी शेप का बिल्डर्स ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, आज हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स सीखने वाले हैं। इनफैक्ट इन कीवर्ड्स को आप इंग्लिश में ही याद रखें तो बेहतर है, जैसे राइट, अक्यूट, ऑब्ट्यूज, वर्टेक्स, आर्म्स, प्रोट्रैक्टर, पैरेलल और परपेंडिकुलर। ये सारे कॉन्सेप्ट्स और आने वाले प्रॉब्लम सेट्स हमारे आसपास की दुनिया को समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा क्या है, चलिए फटाफट देख लेते हैं। हम स्टार्ट करेंगे डिफाइनिंग एंड नेमिंग एंगल्स से, फिर हम सीखेंगे द प्रोट्रैक्टर टूल को यूज़ करना सीखेंगे। उसके बाद मेजरिंग एंड ड्राइंग एंगल्स पर आएंगे और आखिर में पैरेलल वर्सेस परपेंडिकुलर लाइंस को रियल वर्ल्ड में स्पॉट करेंगे। तो पहला सेक्शन है डिफाइनिंग एंड नेमिंग एंगल्स। देखिए, कोई भी मजबूत इमारत या स्ट्रक्चर बनाना होना तो शुरुआत हमेशा उसके बेसिक जॉइंट्स और एंगल्स को समझने से ही होती है। ये लिटरली फाउंडेशन है। अब जरा इन घड़ियों को देखिए। ऐसे तो हम इनसे टाइम देखते हैं, राइट? लेकिन सच कहूं तो ये एंगल्स का एक परफेक्ट लाइव एग्जाम्पल है। जब घड़ी की सुइयां बिल्कुल एकदम स्ट्रेट मिलती हैं, लाइक एग्जैक्टली 90 डिग्रीज पर, तो उसको हम राइट एंगल कहते हैं। अगर वो झुकाव 90 डिग्री से थोड़ा छोटा हो तो वो अक्यूट एंगल बन जाता है, और वहीं अगर वो 90 डिग्री से ज़्यादा ओपन हो जाए तो उसको ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। मतलब रोज सुबह से शाम हम इन एंगल्स को देखते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। ओके, अब किसी भी एंगल को ठीक से पहचानने के लिए हमें दो बहुत ज़रूरी शब्द पता होने चाहिए। पहला है वर्टेक्स। ये बेसिकली वो कॉमन पॉइंट होता है जहां आकर दोनों लाइंस जुड़ती हैं, एकदम कॉर्नर पॉइंट समझ लीजिए। और दूसरा शब्द है आर्म्स, यानी वो दो लाइंस जो मिलकर इस एंगल को बनाती हैं। एक और इंटरेस्टिंग रूल बताऊं, किसी भी एंगल का नाम लिखते वक्त हमेशा 3 लेटर्स का यूज होता है, और जो कॉमन पॉइंट यानी वर्टेक्स वाला लेटर होता है ना, वो हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, बिल्कुल सेंटर में रखा जाता है। अगर हम प्रॉब्लम सेट 24 की बात करें तो ये किसी मजेदार डिकोडिंग पजल जैसा लगता है। यहाँ हम सीख रहे हैं कि किसी भी ड्रॉ किए हुए एंगल को उसके एग्जैक्ट नाम, वर्टेक्स और आर्म्स में कैसे ब्रेक डाउन किया जाए। जैसे यहाँ देखिए, एंगल PQR में पॉइंट Q बिल्कुल बीच में बैठा है, राइट? इसका मतलब Q ही हमारा वर्टेक्स है और QP और QR उसकी बाहर निकलती हुई आर्म्स हैं। यह एक छोटी सी ट्रिक है, लेकिन किसी भी शेप को सटीक तरीके से पहचानने के लिए बहुत यूजफुल है। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले हिस्से की तरफ, सेक्शन 2, द प्रोट्रैक्टर टूल। अब एंगल्स पहचानना तो हमने सीख लिया, लेकिन उन्हें ठीक से नापने के लिए एक बिल्डर को किस टूल की जरूरत पड़ती है, आइए देखते हैं। इस आधी गोल यानी सेमी सर्कुलर शेप को देखिए, इसे हम प्रोट्रैक्टर कहते हैं। इसमें जो बात सबसे दिलचस्प है ना, वो है इसकी मार्किंग। इसके कर्व को टोटल 180 बराबर हिस्सों में बांटा गया है, जिन्हें हम डिग्रीज कहते हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये नंबर्स दोनों तरफ से मार्क किए गए हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी, जिससे आप किसी भी साइड से एंगल मेजर कर सकें। इस टूल का पूरा फायदा उठाने के सिर्फ 2 छोटे से राज हैं, सेंटर और बेस लाइन। प्रोट्रैक्टर के नीचे जो एकदम सीधा किनारा होता है ना, उसके बिल्कुल बीचों बीच का जो पॉइंट है वो सेंटर कहलाता है, और दोनों तरफ के 0 मार्क्स को जो स्ट्रेट लाइन जोड़ती है उसे हम बेस लाइन कहते हैं। अगर आपने इन दोनों को ठीक जगह पर प्लेस करना सीख लिया तो समझ लीजिए आपने इस टूल का असली मैजिक अनलॉक कर लिया। मूविंग ऑन, सेक्शन 3, मेजरिंग एंड ड्राइंग एंगल्स। थ्योरी तो बहुत हो गई, अब टाइम है इस टूल को उठाकर प्रैक्टिकली अप्लाई करने का। किसी भी एंगल को मेजर करना असल में सिर्फ 3 स्टेप्स का एक बहुत ही आसान प्रोसेस है। स्टेप 1, अपने प्रोट्रैक्टर के सेंटर को एकदम एक्यूरेटली एंगल के वर्टेक्स पर रखिए। स्टेप 2, अपनी बेसलाइन को एंगल की किसी एक आर्म के ऊपर बिल्कुल परफेक्टली अलाइन कीजिए। और स्टेप 3, बस ये देखिए कि एंगल की दूसरी आर्म किस नंबर की तरफ इशारा कर रही है और उसे पढ़ लीजिए। है ना बिल्कुल सिंपल। चलिए अब इसको एक्टिवली काम करते हुए देखते हैं। यहाँ प्रोट्रैक्टर से अलग अलग एंगल्स जैसे 40, 90 और 105 डिग्रीज को मापा जा रहा है। और यहाँ मैं आपको एक टिप देता हूँ। अगर आपको लगे कि एंगल की आर्म्स मेजरमेंट लेने के हिसाब से थोड़ी छोटी पड़ रही हैं, तो आप पेंसिल और रूलर से उन्हें लंबा कर सकते हैं। ऐसा करने से एंगल का जो एक्चुअल मेजरमेंट होता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रॉब्लम सेट्स 25 और 26 बेसिकली आपके लिए एक एप्लीकेशन चैलेंज है। यहाँ आप पहले एक रूलर से आर्म ड्रॉ करते हैं,
उसके बाद प्रोट्रैक्टर के सेंटर और बेस लाइन का यूज करके कस्टम मेजर्ड एंगल्स क्रिएट करते हैं। बस रिक्वायर्ड डिग्री ढूंढिए, एक डॉट मार्क कीजिए और फिर उन डॉट्स को आपस में जोड़ दीजिए और लीजिए, आपका एकदम सटीक एंगल तैयार है। अब आते हैं अपने आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन पर। सेक्शन 4, पैरेलल वर्सेस परपेंडिकुलर लाइंस। देखिए, ये सारी लाइंस और एंगल्स सिर्फ ज्योमेट्री की किताबों तक सीमित नहीं है। ये एक्चुअली हमारे आसपास की दुनिया को एक फ्रेमवर्क देते हैं। यहाँ समझने वाली सबसे क्रूशल बात यह है कि इन दोनों तरह की लाइंस में बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ है पैरेलल लाइंस। ये लाइंस एक दूसरे के आजू बाजू कितनी भी दूर तक चलती रहें, ये कभी आपस में नहीं मिलेंगी, क्रॉस नहीं करेंगी। और दूसरी तरफ हैं परपेंडिकुलर लाइंस। ये एक दूसरे के ठीक आर पार जाती हैं, लेकिन ये हमेशा एकदम सटीक 90 डिग्री का राइट एंगल बनाकर ही एक दूसरे को काटती हैं। और ये एग्जाम्पल्स बहुत शानदार तरीके से बताते हैं कि असली दुनिया में ये लाइंस आखिर कहाँ छुपी होती हैं। एक सीढ़ी के जो स्टेप्स होते हैं वो पैरेलल लाइंस का कितना परफेक्टली नेचुरल एग्जाम्पल हैं, राइट? या फिर एक नोटबुक के पन्ने की उन मार्जिन लाइंस को ले लीजिए। ये परपेंडिकुलर इंटरसेक्शंस को बिल्कुल क्लियर तरीके से दिखाती हैं। इसलिए प्रॉब्लम सेट 27 को आप एक ज्योमेट्री स्कैवेंजर हंट की तरह लीजिए। अब आपका टास्क ये होना चाहिए कि आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट में, घर के डिजाइन में या नेचर में ऐसे रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स ढूंढें जो पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस बनाते हों। ये एक्सरसाइज डेफिनेटली आपको ज्योमेट्री को एक नए नजरिए से देखना सिखाएगी। तो जाते जाते मैं आपके लिए एक मजेदार सवाल छोड़कर जाता हूं। अगर आप इस वक्त अपने ही कमरे में चारों तरफ नजर डालें, तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी सारी पैरेलल लाइंस और राइट एंगल्स चुपचाप इस पूरी बिल्डिंग को एक साथ मजबूती से होल्ड करके खड़े हैं? जरा आसपास देखिए, ज्योमेट्री लिटरली अभी इस वक्त आपके चारों तरफ अपना काम कर रही है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।